Good morning to all of you. This is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss all issues and events which have national and international importance for UPSC, civil services and other state PCS examination. Today we will discuss mainly five issues. The first issue is why is Tamil Nadu's education funding on hold. The second issue is how do emergency provisions impact center-state relations. The third issue is what is the current status of the introduction of African cheetah. And the fourth issue is women-led development in Rajya Sabha. And fifth issue is environment take center stage as global summits loom. So let's discuss all the issues. Why is Tamil Nadu's education funding on hold? What is the issue? Tamil Nadu is yet to receive this year's fund from the union government under the flagship education scheme Samagra Shiksha. समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो फंडिंग की जाती है तमिलनाडु स्टेट के लिए अभी वो फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई है. सेंटर हैज लिंक्ड दिस फंड टू कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 which includes provisions that the state has opposing including the contentious three language formula. सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु स्टेट के लिए ये फंडिंग इसलिए नहीं की है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपने स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट करे और इसके अंदर जो प्रोविज़न है उन प्रोविज़न का तमिलनाडु ने ओपोज किया है. स्पेशली थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो प्रोविज़न है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर तमिलनाडु नहीं चाहता है कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला वो तमिलनाडु स्टेट के अंदर अप्लाई करे. What is Samar Shiksha? Samar Shiksha is an integrated centrally sponsored scheme for school education from nursery till class 12th with components for teacher training and salaries, special education, digital education, school infrastructure, administrative reforms, vocational and sports education with grants for textbook, uniform and libraries among others. समग्र शिक्षा स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंटीग्रेटेड स्कीम है स्पेशली नर्सरी से क्लास 12th तक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वेरियस कंपोनेंट्स इस समग्र शिक्षा अभियान के अंदर आ जाते हैं जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग एंड सैलरीज, स्पेशल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वोकेशनल एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन, ग्रांट्स फॉर टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म्स एंड लाइब्रेरीज अमंग अदर्स. ये सारे प्रोविजन समग्र शिक्षा अभियान के अंदर किए गए हैं. The scheme's estimated outlay between 2021 and 26 is rupees 2.94 lakh crore with the center and state contributing fund in 60:40. समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर 2021 से 26 तक के लिए जो फंडिंग अलॉट किया गया है वो 2.94 लाख करोड़ किया गया है. इस स्कीम के अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 60:40 के अकॉर्डिंग होता है. Why has Tamil Nadu not gotten funds under समग्र शिक्षा? समग्र शिक्षा के अंडर तमिलनाडु स्टेट को अभी तक फंड क्यों नहीं मिला है? For 24-25, Tamil Nadu's allocation under the scheme amounts to 3,586 crore, of which the center share is rupees 2,152 crore, with the first quarterly installment of rupees 573 crore, which has not yet arrived halfway through the financial year. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए तमिलनाडु स्टेट के लिए जो एजुकेशन के लिए अलॉट किया गया है स्पेशली समग्र शिक्षा के अंडर 3,586 करोड़ का यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है जिसमें 2,150 करोड़ का जो शेयर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए बट अभी तक ये फंड प्रोवाइड नहीं कराया तमिलनाडु के लिए. तमिलनाडु इज नॉट साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एजुकेशन स्कीम कॉल्ड पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया. तमिलनाडु स्टेट ने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एजुकेशन स्कीम पीएम स्कूल के साथ अभी एमओयू साइन नहीं किया है. ये भी एक रीजन हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट समग्र शिक्षा की फंडिंग को तमिलनाडु स्टेट के लिए अभी प्रोवाइड नहीं करा रहा है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक न्यू स्कीम पीएम स्कूल एक लॉन्च किया था और जिसके अंडर कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं जिनका हम अभी कुछ डिस्कशन करेंगे. This scheme being run from 2020 to 27 aims to create 14,500 model schools across the country to showcase the implementation of National Education Policy 2020 and has a much smaller project cost of rupees 27,360 crore.
पीएम श्री जो स्कीम है ये 2022 से 27 के लिए रनिंग में चल रही है, और इसके अंडर 14,500 मॉडल स्कूल्स क्रिएट करने का टारगेट रखा गया है ओवरऑल कंट्री के अंदर। और इसके लिए बात अगर इस प्रोजेक्ट की फंडिंग की जाए तो इसके लिए ओवरऑल 27,360 करोड़ का फंडिंग है। तमिलनाडु हैज़ नॉट साइंड द कंप्लीट पीएम श्री एमओयू एंड हैज़ नॉट रिसीव्ड समग्र शिक्षा फंड, बिकॉज तमिलनाडु ने पीएम श्री एमओयू कंप्लीट साइन नहीं किया और इस वजह से समग्र शिक्षा फंड इसको नहीं रिसीव हुआ है। लिंकिंग द रिलीज ऑफ समग्र शिक्षा फंड टू फुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंप्लायंस infringes upon the state's constitutional autonomy in education। समग्र शिक्षा अभियान की फंडिंग को इसलिए रोक देना है कि तमिलनाडु ने पीएम श्री एमओयू साइन नहीं किया। ये स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी है एजुकेशन के लिए, उसका कहीं ना कहीं इन्फ्रिंजमेंट होता है। व्हाट इज तमिलनाडुज प्रॉब्लम विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तमिलनाडु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ प्रोविजंस का ओपोज क्यों करता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा पॉइंट है जिस पर तमिलनाडु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर एग्री नहीं है। तमिलनाडु जो ऑब्जेक्शंस रिलेट टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स लाइक द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला एंड करिकुलम चेंजेज। जो करिकुलम चेंज किया गया है 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एंड थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, इन दोनों का बहुत बड़ा ओपोजर रहा है तमिलनाडु स्टेट वांट्स टू स्टिक टू द 5322 करिकुलम फॉर्मूला rather than the national education policy which includes the pre school years। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्री स्कूल ईयर्स भी करिकुलम फॉर्मूला के अंदर ऐड किए गए हैं, बट तमिलनाडु स्टेट अपने स्टेट का 5+3+2+2 करिकुलम फॉर्मूला फॉलो करना चाहता है। The state education policy also proposes 5 years as the age of entry to school class 1 as against 6 years in national education policy। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये प्रोपोज किया गया है कि क्लास 1 में जो एडमिशन होगा बच्चे का वो 6 इयर्स की एज में होना चाहिए, बट यहाँ पर स्टेट एजुकेशन पॉलिसी इट मीन्स तमिलनाडु की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो क्लास 1 में एंट्री के लिए 5 इयर्स की एज को प्रोपोज करता है। द स्टेट वांट्स अंडर ग्रेजुएट कॉलेज एडमिशन टू द बेसिस बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12 मार्क्स रेदर देन अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एज प्रोपोज्ड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ये प्रोपोज किया गया है कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, बट तमिलनाडु स्टेट चाहता है कि क्लास 12th और क्लास 11 के मार्क्स के बेस पर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। द बिगेस्ट हर्डल हाउएवर इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। सबसे बड़ा जो ओपोज है तमिलनाडु स्टेट के लिए वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको लेकर है। Why does Tamil Nadu oppose the three language formula? The National Education Policy 2020 recommends the mother language or local language as the medium of instruction till class 5 and say that all school students should be taught at least three languages, of which two must be native to Indian। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये रिकमेंड करता है कि क्लास 5th तक जो चिल्ड्रन होंगे स्टूडेंट होंगे उन्हें जो एजुकेशन दिया जाना चाहिए वो मदर टंग और लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, और साथ में इसके बाद की जो इनकी स्कूलिंग होगा स्टूडेंट को एटलीस्ट थ्री लैंग्वेज टॉट कराई जानी चाहिए, जिसमें 2 लैंग्वेज नेटिव इंडिया से होना चाहिए। This three language formula recommendation has been in every national education policy since 1988 and has been implemented in many states by teaching the local language as well as English and Hindi, with Sanskrit also offered as an optional, especially in Hindi speaking states। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला 1968 से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट रहा है। मैंने स्टेट के अंदर लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश एंड हिंदी टीच कराई जाती है, एज वेल एज संस्कृत लैंग्वेज भी कुछ हिंदी स्पीकिंग स्टेट के अंदर एज अ थर्ड लैंग्वेज टीच कराया जाता है। तमिलनाडु हैज हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग ओपोजिशन टू दिस फॉर्मूला डेटिंग बैक टू सोशल मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। तमिलनाडु इस लैंग्वेज फॉर्मूले का ओपोज करता रहा है, और ये जो मूवमेंट रहा है तमिलनाडु के अंदर
ये इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस एरा से कंटिन्यू चल रहा है। फ्रॉम अ वाइड स्प्रेड एजुटेशन अगेंस्ट मैंडेटरी हिंदी इन द 1930s टू वायलेंट anti-Hindu riots in the late 1960s to protest against the national education policy and Navodaya school 1986, there has been a consistent political consensus on the issues. तमिलनाडु के अंदर हिंदी लैंग्वेज के ओपोज में बहुत सारे यहाँ पर एजुटेशन किए गए और 1930s में एंटी हिंदू रेड्स वायलेंस किए गए थे एंड 1986 के आसपास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड नवोदय स्कूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए गए। हाउ डू इमरजेंसी प्रोविजंस इम्पैक्ट सेंटर स्टेट रिलेशंस? इमरजेंसी प्रोविजंस सेंटर स्टेट रिलेशंस को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं? The recent renewed violence in Manipur has once again triggered the discussion around center-state relations and the use of emergency provisions by center. मणिपुर के अंदर रिसेंट रिन्यूड वायलेंस ने एक बार फिर से सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के डिस्कशंस को ट्रिगर्ड कर दिया गया और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इमरजेंसी यूज की जाती है उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस का डिस्कशन होना जरूरी है। What is our federal setup? India is a federation with government at center and the state. इंडिया एक फेडरेशन है, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। द सेवंथ शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेवंथ शेड्यूल के अंदर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवाइडेशन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अंडर दिस स्कीम इट इज द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दियर रिस्पेक्टिव एरियाज। इस स्कीम के अंडर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंदर मेंटेन होना चाहिए। व्हाट आर इमरजेंसी प्रोविजंस? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या है? द इमरजेंसी प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 355 एंड 356 डील प्राइमरली विद द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ स्टेट अंडर दिस पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइडेड किए गए हैं जिसके अंडर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स को आर्टिकल 355 के अंडर एंड 356 के अंडर डील किया गया है। आर्टिकल 355 impose a duty on the center to protect every state from external aggression and internal disturbances। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 55 के अंदर एक प्रोविजन किया गया है, स्पेशली स्टेट के लिए ये पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे। It also specifies that the center should ensure that every state government operate according to the constitution। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये भी मैंडेट किया गया इस आर्टिकल के अंदर कि स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट करे। आर्टिकल 356 allow for the imposition of the precedent rule if a state government cannot function in accordance with constitutional provision। आर्टिकल 356 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करती है तो उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाना चाहिए। वाइल इन यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया फेडरल गवर्नमेंट फंक्शंस ऑल्सो इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग स्टेट दियर कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट कंटेन प्रोविजंस फॉर रिमूविंग स्टेट गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू इमरजेंसी अगर कंपेयर किया जाता है यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ तो इन कंट्रीज के अंदर फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेटिव तरीके से फंक्शंस करती हैं। फेडरल गवर्नमेंट स्टेट को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है बट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया जाए, बट इंडिया के अंदर ऐसा है। बी आर अम्बेडकर एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ आर्टिकल 355 keeping in mind the federal character of our polity that if the center is to interfere in the state's administration under article 356 it must be by or under some obligations which the constitution impose on the center। बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 355 और 356 से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन अपने यहाँ पर दिए थे और यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंटरफेयर करती है
आर्टिकल 356 के अंडर वो इंटरफेयर कर सकती है, बट इन्होंने यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में, उस टाइम पर इन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया था। आर्टिकल 355 was incorporated to check any arbitrary or unauthorized use of आर्टिकल 56। आर्टिकल 55 जो इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो इसलिए इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि आर्टिकल 56 के अंदर जो पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको आर्बिट्रेरी या फिर अनऑथराइज यूज नहीं किया जा सके। Misuse of Article 356. Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly wished that Article 355 and Article 356 would never be called into operation and would remain a dead letter. अम्बेडकर का उस टाइम पर आर्टिकल 355 और 356 के बारे में ये मानना था कि शायद इन दोनों आर्टिकल का कभी ऑपरेशन यानी यूज नहीं हो पाएगा और ये डेड लेटर में ही पड़े रहेंगे, बिकॉज अम्बेडकर को ये एक्सपर्ट नहीं था उस टाइम पर कि स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो सकती है या अदर रीजन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकती है, जिस तरह से आज देखा जा रहा है। However, it was a travesty of constitutional principles and federalism that Article 356 was misused or on several occasions, removing elected government that enjoy majority in the state. बट प्रेजेंट में देखा जा रहा है कि स्टेट के अंदर मेजोरिटी की गवर्नमेंट को 356 आर्टिकल का मिसयूज करके रिमूव कर दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। Regions worried from loss in Lok Sabha elections to deterioration of law and order in the state. आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद बहुत सारे रीजन्स दिए जाते हैं कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर लॉस हो चुका है या लॉ एंड ऑर्डर का डिटोरेशन हो चुका है स्टेट के अंदर, इस वजह से प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया है। बहुत सारे रीजन्स दिए जाते हैं। व्हाट हैव द कोर्ट रूल्ड, इससे रिलेटेड कोर्ट के क्या रूलिंग्स रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन एसआर बोमाई केस 1994 दैट सच मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 वाज रेस्ट्रिक्टेड। 1994 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट एसआर बोमाई केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 का जो सेंटर के द्वारा मिसयूज किया जाता था उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था 1994 में। The court held that Article 356 should be imposed only in the event of a breakdown of constitutional machinery, as distinguished from an ordinary breakdown of law and order. कोर्ट ने 1994 एसआर बोमाई केस के अंडर कहा था कि आर्टिकल 356 का यूज तभी करना चाहिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का स्टेट के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है और एन ऑर्डिनरी ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं करना चाहिए। इट ऑल्सो हेल्ड दैट द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड शुड नॉट बी मिसयूज फॉर पॉलिटिकल रीजन। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि प्रेसिडेंट रूल का जो इम्पोजिशन किया जाता है स्टेट के अंदर जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है एंड पॉलिटिकल रीजन से इसका मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। व्हाट आर द सजेशंस रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस से रिलेटेड क्या क्या सजेशंस कुछ कमीशंस के द्वारा पहले दिए जा चुके हैं। सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस 1987, द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 and the Punchi Commission on Center-State Relations 2010 have all opined that Article 355 not only impose a duty on the Union but also grant it the power to take necessary action for effective performance of that duty. 1987 का सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन एंड 2002 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड 2010 में पुंछी कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, इन सभी ने ओपन किया था कि आर्टिकल 355 सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ यूनियन को ड्यूटी नहीं देता है बट यूनियन गवर्नमेंट इफेक्टिवली तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे इसकी भी पावर देता है। इससे रिलेटेड यहाँ पर ओपन इन्होंने रिकमेंडेशन किए थे। इट मीन्स आर्टिकल 55 का एलोबोरेट करते हुए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ यहाँ पर
आर्टिकल 5 को किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को मिसयूज नहीं करना है और किस तरह से अपनी ड्यूटी को फॉलो करना है, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस यहाँ पर दिए गए थे। Imposition of precedent rule under Article 356 must be used as a last resort in a situation of almost gravity and urgency. इन सभी कमीशंस ने रिकमेंड किया था कि प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 के अंडर इम्पोज किया जाता है ये लास्ट रेसोर्ट के रूप में यूज किया जाना चाहिए, स्पेशली जब अर्जेंसी हो उसी टाइम पर यूज किया जाना चाहिए, बाकी इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। Conclusion. The situation in Manipur is grave. Large scale violence against innocent civilians, women and children, looting of ammunition from police armory, drone and missile attack targeting civilians cannot be viewed as just an ordinary breakdown of law and order. बिकॉज मणिपुर के अंदर जो सिचुएशन है वो ग्रेव है और यहाँ की सिचुएशन को ऑर्डिनरी ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं व्यू किया जाना चाहिए। बिकॉज मणिपुर के अंदर लार्ज स्केल वायलेंस इनोसेंट सिविलियंस के अगेंस्ट शो हो रहे हैं, वुमेन्स के अगेंस्ट शो हो रहे हैं, चिल्ड्रन के अगेंस्ट शो रहे हैं। लूटिंग ऑफ एम्यूनिशन फ्रॉम पुलिस आर्मरी से एम्यूनिशन का लूटिंग हो रहा है। ड्रोन एंड मिसाइल अटैक टारगेटिंग सिविलियंस को टारगेट करते हुए ड्रोन एंड मिसाइल्स का यूज किया जा रहा है। Due to same party is in power at the center and the state, Article 356 not being involved because मणिपुर के अंदर भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी सेम पार्टी का रूलिंग है और इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 356 इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। However, अंडर आर्टिकल 355 ऑल पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस एंड एक्शंस शुड कंटिन्यू टू बी परस्यूड टू रीस्टोर नॉर्मलसी एट द अर्लीस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 355 का यूज करते हुए मणिपुर के अंदर नॉर्मलसी को रिस्टोर करना चाहिए और जो भी पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस हों बेटरमेंट के लिए वो इंस्ट्रक्शंस इन्हें रिलीज करना चाहिए। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीता? Kuno National Park in MP was found to be the most suitable for introducing the cheetah because of its habitat and adequate prey base. चीता के लिए कूनो नेशनल पार्क जो एमपी के अंदर है उसको एक मोस्ट सूटेबल पार्क के रूप में माना गया था बिकॉज साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से चीता लाए गए थे, उनके लिए सूटेबल हैबिटेट के लिए कूनो नेशनल पार्क को चूज किया गया बिकॉज कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीता के लिए सूटेबल हैबिटेट है और यहाँ पर एडिक्वेट प्रे बेस इन्हें मिल सकता है। चीता एक्शन प्लान CAP represent India's ambitious effort to introduce African cheetah into its ecosystem with a focus on both conserving the species and restoring the health of savanna habitat. अफ्रीकन चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया की तरफ से एम्बिशियस एफर्ट्स किए गए, स्पेशली इसके लिए चीता एक्शन प्लान लॉन्च किया गया सो दैट चीता को कंजर्व किया जा सके और इंडिया के अंदर इन्हें फिर से रिस्टोर किया जा सके। However, the project has faced several challenges since its inception, including extended captivity of the cheetah and fatalities, raising questions about its long-term prospect. जब से चीता का इंट्रोडक्शन किया गया है इंडिया में साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से, सेवरल चैलेंजेस हमने फेस किए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड कैप्टिविटी। चीता का जो कैप्टिविटी है वो एक्सटेंडेड होता चल रहा है, फर्टिलिटीज हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि चीता को इंडिया के अंदर सर्वाइव कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। What is Project Cheetah? Project Cheetah is an Indian initiative to restore the population of cheetah which were declared extinct in country in 1952. कंट्री के अंदर 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया में, बट चीता के पॉपुलेशन को इंडिया के अंदर अगेन रीस्टोर करने के लिए इंडिया की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया जिसको प्रोजेक्ट चीता के नाम से जानते हैं। फेज 1 ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2022। चीता प्रोजेक्ट का जो फेज 1 है वो 2022 में स्टार्ट हो चुका है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया टू कूनो नेशनल पार्क। फेज 1 के अंडर साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क के लिए चीता का
ट्रांसलोकेशन किया गया। द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय NTCA इन कोलेबोरेशन विद द मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये पूरा प्रोजेक्ट NTCA के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसके साथ मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोलेबोरेशन के तौर पर वर्क कर रहे हैं। Under phase 2 of the project, India is considering sourcing cheetah from Kenya due to similar habitat. Cheetah will be translocated to Kuno National Park and Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. फेज 2 के अंदर ये कंसिडरिंग किया जा रहा है कि इस बार केन्या से चीता लाए जाएंगे, बिकॉज केन्या का जो हैबिटेट है वो इंडिया के हैबिटेट के सिमिलर है। इस बार जो चीता ट्रांसलोकेट किए जाएंगे कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि MP के अंदर है, यहाँ पर इनका ट्रांसलोकेशन किया जाएगा। वाई आर द चीता लोकेटेड इन कूनो? कूनो के अंदर चीता को क्यों लोकेट किया गया है? चीता आर लोकेटेड इन कूनो बिकॉज ऑफ इट्स हैबिटेट एंड एडिक्वेट प्रे बेस। कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीता के लिए हैबिटेट है और प्रे बेस एडिक्वेट यहाँ पर इसको मिल सकता है। But even in Kuno, the cheetah have largely been held captive. A captive breeding facility for African cheetah is being built in the Banni grassland of Kutch, गुजरात। गुजरात के कच्छ में अफ्रीकन चीता के लिए ब्रीडिंग फैसिलिटी यहाँ पर तैयार की जा रही है। Noradehi Wildlife Sanctuary in MP has also been mentioned as potential site for introducing African cheetah. अफ्रीकन चीता के इंट्रोडक्शन के लिए नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि MP के अंदर है, इसको भी ऐसा माना जा रहा है कि ये भी पोटेंशियल साइट हो सकती है अफ्रीकन चीता के लिए। विल प्रोजेक्ट चीता हैव मेजरेबल आउटकम्स? क्या प्रोजेक्ट चीता जो स्टार्ट किया गया था, क्या आउटकम्स पॉजिटिव इसका मिला है? चीता एक्शन प्लान आउटलाइन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस क्राइटेरिया फॉर इंट्रोड्यूसिंग चीता इन इंडिया। इंडिया के अंदर चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए चीता एक्शन प्लान लॉन्च किया गया, बट ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सक्सेस क्राइटेरिया यहाँ पर आउटलाइन करता है। कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका सक्सेस देखा जाएगा और कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका सक्सेस देखा जाएगा। इन द शॉर्ट टर्म the goals include a 50% survival rate for the first year, cheetah establishing home ranges, successful reproduction in wild, and generating revenue for local communities through ecotourism. शॉर्ट टर्म अगर सक्सेस की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट ईयर में क्या 50% सर्वाइवल रेट इसका रहा है। इट मीन्स 50% सर्वाइवल रेट होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। और चीता को किस तरह से जिस जोन में इन्हें रखा गया है ये इसका एक होम बन सकता है, ये भी यहाँ पर चैलेंज है। वर्ल्ड के अंदर चीता का सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन हो पाता है या नहीं, या फिर लोकल कम्युनिटीज़ के लिए इको टूरिज्म के थ्रू क्या रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो इस पर डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म के जो सक्सेस हैं। दीज गोल्स आर करंटली नॉट बीइंग मेड ड्यू टू प्रोलॉन्ड कैप्टिविटी, बिकॉज चीता का प्रोलॉन्ड कैप्टिविटी किया गया है, इस वजह से ये गोल अभी तक मेड नहीं हुए हैं, विच कंट्रोडिक्ट द प्लान्स ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन। और प्लान के जो ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन थे उनका कहीं ना कहीं कंट्रोडिक्शन हो रहा है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म टारगेट अभी अचीव नहीं किए गए हैं। Long term success is the measured by cheetah becoming a stable part of the ecosystem with natural survival rate, establishing a viable meta population, improving habitat quality and prey diversity, and benefits local economies through sustainable conservation efforts. लॉन्ग टर्म सक्सेस को मेजर करने के लिए जो कंपोनेंट हैं वो ये कंपोनेंट है, जैसे क्या चीता इंडिया के अंदर नेचुरल इकोसिस्टम का एक स्टेबल पार्ट बन सकता है, सर्वाइवल रेट कितना होता है, मेटा पॉपुलेशन क्या इसका हो सकता है इंडिया के अंदर है, हैबिटेट क्वालिटी क्या इम्प्रूव हो सकती है, प्रे डाइवर्सिटी एंड बेनिफिटिंग लोकल इकोनॉमीज थ्रू सस्टेनेबल कंजर्वेशन एफर्ट। सस्टेनेबल कंजर्वेशन एफर्ट्स के थ्रू क्या लोकल पीपल को बेनिफिट इससे हो सकता है, तो ये लॉन्ग टर्म सक्सेस इसके थ्रू एवेल्यूट किया जाएगा। वाई डिड सो मैनी चीता डाई आफ्टर मूविंग? सो मैनी चीताज का डेथ हो चुका है, इसके क्या क्या रीजंस रहे हैं? देयर हैव बीन फेल्योर्स ऑन बोथ दीज फ्रंट्स। One female cheetah imported from Namibia had a pre-existing and chronic renal ailment resulting in her death in captivity in March 2023. मार्च 2023 में नामीबिया से लाया गया एक फीमेल चीता का डेथ हो जाता है क्रोनिक एंड रेनल एलिमेंट की वजह से। अ मेल फ्रॉम साउथ अफ्रीका डाइड इन कैप्टिविटी इन अप्रैल 2023 ड्यू टू सस्पेक्टेड हाइपोकैलमिया एंड द रिजल्टिंग एक्यूट हार्ट फेल्योर।
अप्रैल 2023 में साउथ अफ्रीका से लाया गया एक मेल चीता हाइपोकेलमिया के थ्रू यहाँ पर हाइपोकेलमिया की वजह से डेथ हो जाती है। स्पेशली इसके अंदर एक्यूट हार्ट फेल्योर की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। A female, a female from South Africa died in captivity in May 2023 as she was mauled by a male coalition in an enclosure while the managers were trying to get her to meet. All three cats died before they were released to adult. इन लेट मई मंथ 2023 में भी 4 कप्स में से 3 कप्स का यहाँ पर डेथ हो जाता है। बिटवीन जुलाई 11 एंड अगस्त 2023 2 मेल्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका डेड हो जाता है एंड 1 फीमेल फ्रॉम नामीबिया फिर से डेथ हो जाता है। जनवरी 2024 में भी नामीबिया से लाया गया एक फीमेल का डेथ हो जाता है। अगस्त 2024 यानी लास्ट मंथ में भी नामीबिया के एक मेल चीता का डेथ हो जाता है। 2 of the cubs born in a litter of 6 died in June अगस्त 2024 only 1 cub's spine was broken। तो यहाँ पर ये कुछ डेथ रेट है इंडिया के अंदर चीता का, जो कि शो करता है कि कहीं ना कहीं हैबिटेट इनके अकॉर्डिंग अभी इन्हें नहीं मिला है। वुमेनली डेवलपमेंट इन राज्यसभा। द राज्यसभा अंडर जगदीप धनखड़ चेयरमैन इज लीडिंग मोर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन राज्यसभा। बिकॉज राज्यसभा में जगदीप धनखड़ की चेयरमैनशिप है और इनके टाइम में राज्यसभा के अंदर ये ट्राई किया जा रहा है कि मोर एंड मोर वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। द रोल ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट इज इनॉर्मस। वुमेन आर द बैकबोन ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वुमेन पार्लियामेंट के लिए और इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बैकबोन का वर्क करती हैं। अंडर अ वुमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच वुमेन आर नॉट जस्ट बेनिफिशरीज ऑफ डेवलपमेंट बट ऑल्सो सेट द एजेंडा फॉर डेवलपमेंट। इंडिया अगर वुमेन लीड डेवलपमेंट अप्रोच को फॉलो करता है, बिकॉज G20 प्रेसिडेंसी जब इंडिया ने किया था तो उसके 6 पॉइंट्स में से वुमेन लीड डेवलपमेंट भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। वुमेन लीड डेवलपमेंट अप्रोच सिर्फ वुमेन को डेवलपमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करा था, बल्कि ये डेवलपमेंट के लिए एजेंडा भी सेट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दे आर की पार्टिसिपेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। वुमेन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में की पार्टिसिपेंट के तौर पर रोल प्ले करती हैं। एट अ टाइम व्हेन वुमेन आर लीडिंग गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिया लेजिस्लेचर अ पिवोटल ऑर्गन ऑफ इट्स डेमोक्रेसी कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेफ्ट बिहाइंड। वर्ल्ड के अंदर आज गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को वुमेन लीड कर रही हैं और इंडिया का जो अपना लेजिस्लेचर है तो जो कि डेमोक्रेसी का एक पिवोटल ऑर्गन है, ये भी बिहाइंड नहीं रह सकता। इसको भी इंडिया के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन को लोकसभा राज्यसभा के अंदर बढ़ाना होगा। सम इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू वुमेन लीड डेवलपमेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर वुमेन लीड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जगदीप हैज इंट्रोड्यूस अ slew of progressive measures in proceedings of house as well as in secretariat। राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस के लिए एंड सेक्रेटरीट के अंदर कुछ स्लो ऑफ प्रोग्रेसिव मेजर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं, स्पेशली वुमेन का पार्टिसिपेशन हाउस की प्रोसीडिंग्स में एंड सेक्रेटरीट के अंदर किस तरह से इंक्रीज किया जाता है, इससे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने प्रोग्रेसिव मेजर्स लिए हैं। नंबर 1 रिकॉन्स्टिट्यूटेड द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स टू इंक्लूड वुमेन। वुमेन को इंक्लूड करने के लिए पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स को यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया गया है। मिस्टर धनखड़ इन अ होलिस्टिक मूव रिकॉन्स्टिट्यूटेड द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स टू इंक्लूड ओनली वुमेन। ओनली वुमेन को इंक्लूड करने के लिए धनखड़ ने पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स के अंदर ओनली वुमेन को इंक्लूड करने के लिए रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। दिस वुड सेंड अ पावरफुल मैसेज टू द वर्ल्ड एट लार्ज एंड इट वुड सिंबलाइज दैट दे हेल्ड अ कमांडिंग पोजीशन ड्यूरिंग दिस अप्रोच मूवमेंट ऑफ चेंज। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स के अंडर अगर वुमेन को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा तो इससे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पावरफुल मैसेज जाएगा और
कमांडिंग पोजीशन के तौर पर पूरे वर्ल्ड के अंदर वुमेन का इंडिया से एक मैसेज जाएगा। नंबर 2, practice of nominating 4 women members. Mr. Dhankar also began the practice of nominating 4 women members who constitute 50% of the panel of vice chairpersons. वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के द्वारा 4 मेंबर्स का नॉमिनेशन की प्रैक्टिस को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जिनमें से पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स की 50% वुमेन इंक्लूड होंगे। एज ए रिजल्ट, एस फानगनोन केन्याक became the first woman राज्यसभा मेंबर फ्रॉम नागालैंड टू प्रिसाइड ओवर द हाउस। हाउस को प्रिसाइड ओवर करने के लिए एस फानगनोन कोन्याक ये पहली वुमेन राज्यसभा के लिए चूज की गई हैं। Eminent athlete P.D. Usha also created history by becoming the first nominated MP in history to become the vice chairperson of the Rajya Sabha. P.D. Usha को भी राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। इनिशिएटिव इन सेक्रेटेरिएट के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, स्पेशली इसके अंदर वुमेन्स का किस तरह से पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है। विद द एम ऑफ टू बूस्ट अ जेंडर बैलेंस एट द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, मिस्टर धनखड़ हैज स्टार्टेड मैनी न्यू इनिशिएटिव्स। हाउस रिलेटेड ड्यूटीज गिवन टू वुमेन, यहाँ पर हाउस रिलेटेड ड्यूटीज कुछ वुमेन को दी गई हैं। द सेक्शंस रिलेटेड टू हाउस ड्यूटी वर कन्वेंशनली कंसिडर्ड अ मेल डोमेन बिकॉज दे इन्वॉल्व लेट सिटिंग्स। Women officers have been appointed in key positions and leading role in Rajya Sabha Secretariat because हाउस ड्यूटी से रिलेटेड सेक्शंस में पहले मैन यानी मेल को रखा जाता था जो कि लेट सिटिंग किया करते थे। इसकी जगह पर वुमेन्स को अब रखा गया है और वुमेन ऑफिसर्स की पोजीशंस पर अपॉइंट यहाँ पर की जा रही हैं राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के अंदर। Today, responsibilities such as human resource, the legislative section, and the capacity building division have been entrusted to women officers of secretariat. Human resource से related responsibility legislative section के अंदर कुछ responsibility वुमेन को दी जा रही हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग डिवीजन के अंदर वुमेन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं। बिसाइड्स हाई स्किल बिल्ड वर्क सच एज officiating in parliamentary standing committee of the Rajya Sabha is being done by women at various levels. Even some senior positions in security services are being occupied by women officers. In addition, through a process of selection, some women officers of the secretariat have been appointed as chamber attendant. चैम्बर अटेंडेंट के तौर पर भी सेक्रेटेरिएट में कुछ वुमेन को सिलेक्शन प्रोसेस के बेस पर रखा गया है। दिस हैज क्रिएटेड अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर इवन इनसाइड द हाउस फॉर वुमेन एमपी। वुमेन एमपीज के लिए इनसाइड द हाउस को बेटर करने के लिए एटमॉस्फेयर को फेवरेबल करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एनवायरमेंट टेक सेंटर स्टेज एज ग्लोबल समिट्स लूम। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड आने वाले कुछ मंथ के अंदर बहुत सारे समिट होने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इशू? सम अर्जेंट environment challenges such as global warming, disappearing plant and animal species, fertile land turning to desert, plastic in oceans, on land, and air we breathe will be in spotlight over the next few months as the United Nations host 4 major sessions to address key threats to the planet. कुछ environmental challenge जैसे global warming, disappearing plant and animal species, fertile land turning to desert, प्लास्टिक इन ओशन ऑन लैंड एंड एयर वे ब्रेथ, ये कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंज है। आने वाले कुछ मंथ में ये न्यूज में कंटिन्यू बने रहने वाले हैं बिकॉज यूनाइटेड नेशंस 4 मेजर सेशंस करने वाला है प्लेनेट के थ्रेड को एड्रेस करने के लिए। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड मिशन ये सेशन कहाँ पर होने वाला है? First, a conference of parties dedicated to biodiversity being held in Cali, Colombia from October 21 to November 1. अक्टूबर मंथ में 21 से, इट मीन्स नेक्स्ट मंथ 21 से कोलंबिया के अंदर काली में बायोडाइवर्सिटी डेडिकेटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के यहाँ पर समिट होने वाला है। दीज आर कॉल्ड एवरी 2 years टू डिबेट हाउ द वर्ल्ड कैन कोऑपरेट टू बेटर प्रोटेक्ट द रिच डाइवर्सिटी एंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ इन द नेचुरल वर्ल्ड।
एवरी 2 ईयर्स में डिबेट के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जाती है, सो दैट ये डिस्कस किया जा सके कि वर्ल्ड किस तरह से रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल को प्रोटेक्ट कर सकता है नेचुरल वर्ल्ड के अंदर। इन काली कंट्रीज विल पुट फॉरवर्ड नेशनल स्ट्रेटेजी टू मीट दिस ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। काली के अंदर ये जो समिट होने वाला वाला है, कंट्रीज अपना अपना कुछ नेशनल स्ट्रेटेजी यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे, सो दैट ग्लोबल ऑब्जेक्टिव को मीट किया जा सके। Colombia, which hosts close to 10% of Earth's biodiversity, including countless birds, butterfly and orchid species. कोलंबिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर अर्थ की ऑल बायोडाइवर्सिटी का 10% यहाँ पर होस्ट करता है, एंड जहाँ पर काउंटलेस बर्ड्स हैं, बटरफ्लाई हैं एंड ऑर्किड स्पीसीज यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लाइमेट से रिलेटेड समिट कहाँ होने वाला है? द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट इन दिस ईयर बीइंग होस्टेड बाय अजरबैजान। अजरबैजान के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज समिट हो रहा है। अ फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक heavily dependent on oil and gas export from November 11 to 22। अजरबैजान के अंदर नवंबर 11 से 22 तक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज समिट होने वाला है। अजरबैजान ऑयल और गैस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट कंट्री है और ये सोवियत रिपब्लिक रह चुका है। While the last summit in Dubai in 2023 delivered a historic commitment to transition the world away from fossil fuels, supporting poorer countries with climate change will top this year's agenda। लास्ट ईयर का जो कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज समिट हुआ था, ये दुबई के अंदर हुआ था और दुबई के अंदर कुछ कमिटमेंट कंट्रीज के द्वारा किए गए थे, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स से किस तरह से हमें ट्रांजिशन करना है। द समिट नोन एज COP29, इस बार का जो समिट होगा इसको COP29 के नाम से जाना जाए। इस एक्सपेक्टेड टू लैंड अ न्यू एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। मनी फ्रॉम रिच नेशंस मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर कुछ एग्रीमेंट क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड जो किए जाएंगे, इसमें रिच नेशंस किस तरह से पुअर कंट्रीज का हेल्प कर सकते हैं, इससे रिलेटेड डिस्कशंस किए जाएंगे। COP29 offer an opportunity to unlock more climate investment from a wider range of public and private sources and to improve the quality of this finance। COP29 मोर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी अनलॉक कर सकता है, स्पेशली पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेस के लिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, सो दैट क्वालिटी ऑफ द फाइनेंस को इम्प्रूव किया जा सके। COP30 विल हेल्ड इन ब्राज़ील नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का जो COP30 होगा वो ब्राज़ील के अंदर होगा। डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड समिट कहाँ होने वाला है? The least high profile of the three COP related to addressing the loss of fertile land to desert session will held in Saudi Arabia। Desertification से related सेशन सऊदी अरेबिया के अंदर होने वाला है। एक्सपर्ट होप दैट COP16 ऑन desertification scheduled to take place in रियाद फ्रॉम दिसंबर 2 to 13। दिसंबर के अंदर ये desertification से रिलेटेड COP16 हो सकता है। दिसंबर 2 से 13 तक कंटिन्यू रहेगा ये। टर्निंग पॉइंट टू एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम, इट मीन डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ कुछ डिस्कशंस किए जाएंगे। ड्रॉट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर ग्रेजिंग कैन रिजल्ट इन डेजर्टिफिकेशन, अ प्रोसेस मेनली इन ड्राई एरियाज वेयर लैंड डिग्रेड्स एंड बिकम्स अनप्रोडक्टिविटी। ड्राई एरियाज के अंदर जो डेजर्टिफिकेशन को मोटिवेशन मिलता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ओवर ग्रेजिंग, ये सब एक्टिविटीज़ हैं। ओवर ग्रेजिंग है या फिर डिफॉरेस्टेशन है, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर डेजर्टिफिकेशन को यहाँ पर बूस्ट मिलता है और लैंड डिग्रेडेशन होता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से लैंड अनप्रोडक्टिव हो जाती है। प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड समिट कब होने वाला है? In 2022, some 175 nations agreed to fast-track negotiations towards a world first treaty on plastic pollution। प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड वर्ल्ड फर्स्ट ट्रीटी के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे 2022 में, अबाउट 175 नेशंस ने यहाँ पर ये एग्री किया कि फास्ट ट्रैक नेगोशिएशंस किए जाएंगे सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सके। एंड द फाइनल सेशन गेट्स अंडरवे ऑन नवंबर 25 इन साउथ कोरिया। इसका फाइनल सेशन नवंबर 25 साउथ कोरिया के अंदर किया जाएगा।
The treaty aims to marshal an international response to plastic trash choking the environment from oceans and rivers to mountain and sea. बिकॉज प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ओशन एंड रिवर से लेकर माउंटेन एंड सी आइस तक पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट चॉकिंग हो रहा है. कंट्रीज विल एग्री ऑन अ ट्रीटी दैट प्रायोरिटाइज रिड्यूसिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन. प्लास्टिक प्रोडक्शन को किस तरह से रिड्यूस किया जाए, कंट्रीज इससे रिलेटेड ट्रीटी यहाँ पर करने वाले हैं साउथ कोरिया के अंदर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.